हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम अरस्तु के जीवन परिचय को देख चुके थे और पिछले वीडियो में मैंने उनके राज्य संबंधी और न्याय संबंधी विचारों को बताया था और आज के वीडियो में हम संपत्ति संबंधी विचार और क्रांति संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार। अरस्तु ने अपनी किस पुस्तक में संपत्ति संबंधी विचार को दिया, पहले यह जान लें। तो अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध रचना पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक के 8वें अध्याय से 11वें अध्याय तक संपत्ति संबंधी का विचार दिया। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें इसका अर्थ यह है कि इन्होंने पॉलिटिक्स की 8 पुस्तकें लिखी थी, तो इसका जो पहला पुस्तक था उसके 8वें से 11वें अध्याय तक में उन्होंने संपत्ति संबंधी विचार दिए। फिर नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार संपत्ति क्या है। तो संपत्ति उन साधनों एवं समूहों का नाम है जो राज्य या समाज के लिए अत्यावश्यक है और जिनका उपयोग परिवार, गांव एवं राज्य में होता है। उनकी परिभाषा को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अरस्तु ने व्यक्ति के लिए जिस तरह भोजन वस्त्र को आवश्यक माना है, उसी तरह संपत्ति को भी वे आवश्यक मानते हैं। बगैर संपत्ति के मनुष्य पशु हो जाएगा, चाहे वह नागरिक हो या दास। इस परिभाषा से अरस्तु ने अपने संपत्ति को साधन और समूह माना है जिसका उपयोग राज्य रूपी संगठन करता है। फिर नेक्स्ट है, अरस्तु संपत्ति को एक प्राकृतिक वस्तु मानता है। अरस्तु संपत्ति को एक प्राकृतिक वस्तु मानता है। इससे यह तात्पर्य है कि इसकी आवश्यकता व्यक्ति के जन्म से मरण तक होती है। फिर नेक्स्ट है, अरस्तु आवश्यकता अनुसार संपत्ति के संग्रह पर जोर देता है। अरस्तु कहता है कि हर व्यक्ति के पास आवश्यकता अनुसार संपत्ति होनी चाहिए और उसे ज़्यादा भी अर्जित करके कोई फ़ायदा नहीं, तो वह अपने आवश्यकता अनुसार संपत्ति का संचय करे। फिर नेक्स्ट है, अरस्तु संपत्ति के 2 भागों में विभाजित करता है। पहला भाग है संजीव संपत्ति और दूसरा है निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति से तात्पर्य दास दासी से होता है और निर्जीव संपत्ति से जो व्यक्ति की पूंजी होती है, भूमि होती है, भवन आदि, ये उसकी निजी संपत्ति होती है। आते हैं फिर हम नेक्स्ट में। अरस्तु ने संपत्ति उत्पादन के 2 उपाय बताए हैं। पहला प्राकृतिक उपाय और दूसरा अप्राकृतिक उपाय। प्राकृतिक उपाय में उन्होंने कृषि और पशुपालन द्वारा अर्जित संपत्ति की बात की है। वो इसे अच्छी संपत्ति मानते हैं और इसमें प्रकृति से मदद मिलती है, उत्पादन किया जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट है अप्राकृतिक उपाय, वाणिज्य, व्यापार, सूदखोरी। इसे वे अच्छा नहीं समझते। अरस्तु सूदखोरी को अच्छा नहीं समझते क्योंकि इसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण होता है। वाणिज्य व्यापार को वे एक हद तक इसलिए भी अच्छा नहीं समझते कि इससे व्यक्ति लोभ में आकर व्यक्ति का शोषण करता है। फिर नेक्स्ट है, अरस्तु संपत्ति पर स्वामित्व कायम रखने के संबंध में 3 सिद्धांत बताते हैं। इन तीनों सिद्धांतों को अगर हम जान लें तो उनके संपत्ति सिद्धांत को हमको समझने में आसानी होगी। तो पहला सिद्धांत है सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक उपभोग। प्रथम सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति किसी की संपत्ति नहीं होती, इसलिए उसका सार्वजनिक उपभोग ठीक बात नहीं है, वे कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति और व्यक्तिगत उपभोग। इस सिद्धांत को भी वे अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति का तो व्यक्तिगत हित में उपयोग होना ही नहीं चाहिए क्योंकि यह सरासर अन्याय की बात होती है। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत संपत्ति और सार्वजनिक उपभोग। तो तीसरे सिद्धांत को न्यायोचित मानते हैं। उनका मानना था कि जिस नागरिक की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती वह सच्चा नागरिक का जीवन जीने से वंचित हो जाता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में उनके क्रांति संबंधी विचारों को मैंने उल्लेख किया है। क्रांति संबंधी विचारों को सबसे पहले हम जान लें कि किस पुस्तक में उन्होंने किया था। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के 5वें अध्याय में क्रांति संबंधी विचारों को प्रतिपादित किया है। फिर नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार शासन या संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ही क्रांति है। क्रांति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि शासन में या संविधान में किसी भी वजह से अगर हम उससे असंतोष के कारण कर रहे हैं या फिर हम अपनी स्थिति को और अच्छा करने के लिए कर रहे हैं तो यह भी एक क्रांति ही हुई। फिर नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में उसने राज्य क्रांति और संविधान में परिवर्तन लाने वाले कारणों को बताया है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि किस पुस्तक में उन्होंने राज्य क्रांति के बारे में बताया और संविधान में परिवर्तन। अरस्तु ने 158 संविधानों का उल्लेख किया था, संविधानों के मतलब की तुलनात्मक अध्ययन किया था और वे इसमें उन्होंने संविधान के परिवर्तन में लाने वाले कारणों को अच्छी तरह से बताया है इस पुस्तक में
और वे क्रांति को राज्य में क्रांति किस कारण से उत्पन्न होती है इस बारे में भी उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। फिर नेक्स्ट है अरस्तु की क्रांति के विभिन्न कारणों को 3 भागों में उन्होंने बांट के हमें समझाने की कोशिश की है, जो कि पहला कारण है सामान्य कारण, छोटे लोग बराबर होने के लिए और बराबर स्थिति वाले लोग बड़े बनने के लिए क्रांति का सूत्रपात करते हैं। यह सही बात है कि जब छोटे लोग निर्धन व्यक्ति या फिर गरीब जो भी हैं वे बराबर स्थिति में वाले लोग वे बराबर स्थिति में आना चाहते हैं और बराबर वाले और बड़े बनना चाहते हैं, और बड़े लोग अन्याय करने लगते हैं पैसा आने के बाद या संपत्ति आने के बाद वे अपने आप को धूर्त हो जाते हैं। तो ये स्थिति हमेशा बनी रहती है कि छोटे लोग बराबर होने के लिए और बराबर स्थिति वाले लोग बड़े बनने के लिए हमेशा क्रांति का सूत्रपात करते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में, क्रांति का पहला कारण था सामान्य कारण और दूसरा कारण है विशिष्ट कारण। तो विशिष्ट कारण में भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया, जिसमें पहला है शासकों का मनमाना व्यवहार। अगर राज्य में शासक मनमाना व्यवहार करे, जनता के बारे में ना सोचे, अपने बारे में सोचे और सही गलत का सही काम ना करे, अन्याय करे, तो इससे भी जनता असंतोष पाकर वे क्रांति करेगी। फिर नेक्स्ट है राज्य के विभिन्न जातियों के लोगों का निवास, जातियों में मतभेद होने से भी क्रांति उत्पन्न होगी। किसी भाग का ज़्यादा विकास और किसी भाग का कम विकास, इससे भी क्रांति उत्पन्न होगी। फिर नेक्स्ट है ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर सही। हमने देखा ऐतिहासिक प्रमाणों पर अगर हम जाए तो षड्यंत्र रचे जाते हैं कि इस शासक को कैसे हटाया जाए, उसके राज्य को कैसे हटा जाए, तो ये षड्यंत्र भी एक कारण है क्रांति का। फिर भय भी क्रांति का एक कारण, जब व्यक्ति में भय आ जाता है तो वह उसे में विद्रोह की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि हम कब तक इससे डरे रहेंगे, इसे हमको हटाना पड़ेगा, अपने भय को दूर करना होगा, तो वे क्रांति करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है राज्य में परस्पर विरोधी वर्गों की उपस्थित। होता है यह कि अगर एक राज्य में 2-3 विचारधारा के लोग भी रहते हैं तो उनके परस्पर हित टकराते हैं, उनके विचार टकराते हैं, तो उसमें भी क्रांति की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट है विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण। यहाँ पर अरस्तु ने 3 कारण दिए थे, पहला सामान्य कारण, दूसरा विशिष्ट कारण और तीसरा विशिष्ट कारण। और इस विशिष्ट कारण में भी उन्होंने अपने तरह से 5-6 कारण दिए हैं, तो इसे ही हम आगे जानेंगे। जिसमें पहला है वह प्रजातंत्र को विशिष्ट प्रणाली का पहला प्रणाली में रखते हैं, प्रजातंत्र के बारे में कहते हैं वे, और उसको उस प्रजातंत्र में 2 कारण से होता है क्रांति। पहला कि धनिक तंत्र का अत्याचार, धनिक तंत्र अगर निर्धन व्यक्तियों पर अत्याचार करे, गरीब वर्ग पर अत्याचार करे, शोषण करे तो होता है। फिर नारेबाज नेता जनता के साथ अन्याय कर प्रजातंत्र के विरुद्ध क्रांति कराने को मजबूर कर देते हैं। बहुत से ऐसे नेता होते हैं जो जनता को यह आभास कराते हैं कि जो सरकार कार्य करे वो सही नहीं है, उसके विरुद्ध उसे भड़काते हैं और क्रांति करने के लिए मजबूर कर देते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में, पहला जैसे हमने प्रजातंत्र देखा तो दूसरा विशिष्ट कारण है धनिक तंत्र। धनिक तंत्र को अरस्तु दूसरे विशिष्ट शासन प्रणाली में रखते हैं और इसके वे कारण बताते हैं कि धनिक तंत्र में गरीबों को सताया जाता है, जिससे ऊपर शासन व्यवस्था में सुधार या संशोधन और परिवर्तन किया जाता है और दलबंदी के कारण भी क्रांति हो जाती है। यह बहुत ही सही बात उन्होंने कही है कि ऐसा होता है कि धनिक तंत्र गरीबों को सताते हैं और जिसके कारण वे असंतोष उनमें व्याप्त हो जाता है जनता में और वे उससे सुधार चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, जिसके कारण वे दल बताते हैं, दलबंदी बढ़ने लगती है और इससे क्रांति उत्पन्न होती है। फिर तीसरा विशिष्ट कारण है कुलीन तंत्र को वो मानते हैं। कुलीन तंत्र को में गिने चुने लोग होते हैं, तो इससे गिने चुने लोगों का होने से फ़ायदा भी गिने चुने लोगों को मिलता है, अन्य व्यक्ति इससे वंचित रह जाते हैं, प्रतिभावान व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो पाता है। तो ये सब कारण है कुलीन तंत्र में क्रांति के कारण। फिर अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति कुलीन तंत्र में सर्वे सर्वा, खुद को सबसे अधिक शक्तिशाली, खुद को सब पर शासन करने वाला समझने लगता है जो बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं, तो इससे भी क्रांति उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट है चौथा है, पहला था प्रजातंत्र, दूसरा था धनिक तंत्र, तीसरा कुलीन तंत्र और चौथा है वैधानिक तंत्र। वैधानिक जनतंत्र में चौथा विशिष्ट शासन प्रणाली है, जिसमें यह प्रणाली प्रजातंत्र और धनिक तंत्र के तत्वों को संतुलित मिश्रण में बनता है और यदि कोई उसके विपरीत शासन प्रणाली के मिश्रण से वैधानिक जनतंत्र का स्वरूप बदल जाता है तो क्रांति होती है। इस वाक्य से कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी प्रणाली में प्रजातंत्र भी है और धनिक तंत्र चल रहा है, लेकिन कोई और भी इसमें आ जाता है, कोई विपरीत, इसके विपरीत कोई मिश्रण इसमें आ जाता है, तो उसका स्वरूप बदलता है और क्रांति होती है। फिर नेक्स्ट है
पांचवें विशिष्ट शासन प्रणाली राजतंत्र को वो मानता है, राजतंत्र को, जिसमें क्रांति का कारण है राज परिवार के सदस्यों में आंतरिक कलह। बहुत से बार ऐसा होता है कि राज परिवार में आंतरिक रूप से ही लोग गद्दी पाने के लिए आपस में कलह करते रहते हैं, तो ये भी क्रांति का रूप लेती है। फिर दूसरा है राजा के द्वारा निरंकुशता स्थापित करने से। हाँ, राजा अगर निरंकुश हो जाए, अपनी हानि करे, जनता पर अत्याचार बढ़ता जाए, तो वे क्रांति जरूर करेंगे। फिर नेक्स्ट है अंत में निरंकुश तंत्र। अंत में छठा जो कारण है वह है निरंकुश तंत्र विशिष्ट शासन प्रणाली के रूप में। वे उसमें क्रांति के कारण है प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार। जब प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वे अपने विचारों से क्रांति उत्पन्न कर देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। अपने विचारों से वे इस तरह का माहौल उत्पन्न कर देते हैं कि वे शासक का विरोध करने लगते हैं। शासक के निरंकुश रवैये के कारण जनता का विरोध। हाँ, अगर शासक निरंकुश हो जाता है तो जनता भी इसका विरोध करती है और क्रांति होती है। पड़ोसी राज्य का शक्तिशाली राजा भी निरंकुश राज्य को समाप्त कर सकता है। यह भी बहुत बार हमने देखा है ऐतिहासिक प्रमाणों में कि जो पड़ोसी राज्य के राजा रहते हैं दूसरे राज्यों पे कब्जा करने के लिए उसे निरंकुश राज्य को समाप्त करने के लिए काम करते हैं। फिर आते हैं क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण को रोकने के लिए कुछ उपाय अरस्तु ने बताए हैं। तो ये उपाय क्या है? कानून का पालन सभी के द्वारा होना चाहिए। उनका मानना है कि अगर राज्य में कानून का पालन सभी अच्छे से करेंगे, सही मायने में कानून का पालन सही तरीके से होगा, तो वहाँ पे क्रांति होने की संभावना कम रहेगी। असमानताओं की भावना को दूर करना, छोटे बड़े का भेद नहीं, मतलब इस समान रूप से गरीब हो या निर्धन, गरीब हो या अमीर हो, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाए, सबके साथ संपत्ति, सबके साथ मतलब अत्याचार किसी के साथ ना हो और समानता की भावना हो, तो वहाँ पर भी क्रांति होने की संभावना कम होगी। व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। किसी खास व्यक्ति या किसी खास वर्ग के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण की अगर होगा तो क्रांति होगी, इसलिए इसे केंद्रीकरण नहीं होने देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है राज्य के शासकीय कार्यों पर कभी भी विदेशियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ये क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर विदेशियों के अगर हम बड़े बड़े पदों पर उन्हें रख देते हैं तो वे हमारे राज्य को हड़पने की कोशिश करते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि राज्य के शासकीय कार्यों पर कभी भी विदेशियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है शासक और जनता के साथ उचित एवं न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अगर शासक जनता के साथ उचित एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करता है तो वहाँ पे क्रांति की संभावना नगण्य होती है। फिर नेक्स्ट है प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बीच मतभेद ना हो। हाँ, प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करके अपने विचारों को अच्छी तरह से रखे और राज्य के विकास में एक तरह से काम करे तो उनमें मतभेद ना उत्पन्न हो तो क्रांति नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है राज्य में बहुत से ज़्यादा आर्थिक समानता ना हो। हाँ, आर्थिक समानता की बहुत से लोगों का विकास हुआ है, बहुत से लोगों का विकास नहीं हुआ है, कुछ को फ़ायदा मिल रहा है, किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, हर एक को आर्थिक मतलब समान होना चाहिए, तो वहाँ पे क्रांति नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में मैं इन अरस्तु के अन्य सिद्धांतों के बारे में लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर से नोट डाउन, सारे पॉइंट को आप कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।